नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे दिशा पब्लिकेशन का पार्ट 3। इसमें हम तीसरा चैप्टर कवर करेंगे, जनपद एवं प्राचीन नाम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो ये था जयपुर के आसपास। ये पंजाब के थे और पंजाब से ये जयपुर के निकट आ गए थे बागरछल। ठीक है, बागरछल आ गए थे और नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाते हुए ये यहीं इन्होंने मालव नगर को बसाया और जिसको अपन करकोट नगर के नाम से भी जानते हैं। करकोट नगर जो है वर्तमान में कहाँ है? उनियारा तहसील में। और करकोट नगर को ही मालवों ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखना है, करकोट नगर को बनाया था मालवों ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य शब्द जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख आता है किसमें? ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजस्थान में जो मत्स्य जनपद है इसका विस्तार आधुनिक जयपुर, अलवर, करौली एवं भरतपुर जिलों में हुआ था। कौन कौन से जिले हैं? आधुनिक जयपुर, अलवर, करौली और भरतपुर। ठीक है। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी थी उपापलव्य। ठीक है, उपापलव्य कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। विराटनगर को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? बैराट के नाम से। इस स्थान का वर्णन जो है वो चीनी यात्रा ह्यूनसांग उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो कौन सा महाजनपद था जो राजस्थान में स्थित था? तो ये था मत्स्य जनपद। अभी हमने पढ़ा है ये। अगला है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। तो बैराट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की थी? तो मत्स्य जनपद की। तो मत्स्य जनपद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? अभी हमने देखा था अलवर था, जयपुर था, अजमेर नहीं था और टोंक भी नहीं था इसमें। तो दोनों ऑप्शन इसके सही है, अजमेर और टोंक। अगला है, प्राचीन नाम के असुमिलित जोड़े को छांटिए। गंगानगर का योद्धे, जालोर का स्वर्णगिरी, भरतपुर का विराट और उदयपुर का सीवी। तो प्राचीन नाम जो है उसमें असुमिलित कौन सा है? ठीक है, तो असुमिलित है दूसरा। तो भरतपुर का जो है विराट नाम नहीं था। नेक्स्ट है, सूरसेन जनपद उसकी राजधानी कौन सी थी? सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। तो ध्यान रखना है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक ने इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथिरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु जो है यादव वंश का शासन था। तो मथुरा के अंदर कौन सी वंश का शासक था? यादव वंश का शासक था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो सूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते थे? भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था और बाकी का भाग किसमें आता था? मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। अगला है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा था? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली थे सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग। अगला है, सीवी जनपद का उल्लेख जो है उसका सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? सीवी जनपद का सर्वप्रथम स्रोत है सिक्के। अगला है, तो सीवी जनजाति जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की। तो नगरी इसकी राजधानी थी। और मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया है। ठीक है, इसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही है। तो प्रारंभिक स्रोत सीवी जनपद
क्या थे? सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर का पुरातन नाम बताना है, क्या था? तो उदयपुर का पुरातन नाम क्या था? तो उदयपुर का था सिवी। नेक्स्ट है सिवी जनपद वर्तमान भूभाग जो है उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिले हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा है, अतः मेदपाट और प्रागवाट भी कहलाया। तो सिवी जनपद कहाँ कहाँ पर? उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका। ठीक है, यहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं चित्तौड़गढ़ के पास नगरी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सिवी जनपद से संबंधित है? तो नगरी है, तो जो है सिवी जनपद से, तो नगरी चित्तौड़गढ़ का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सिवी जनपद की राजधानी थी? सिवी जनपद की राजधानी अपने ऊपर पड़ी मध्यमिका, मध्यमिका थी इसकी राजधानी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहर जो है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं नगरी से, तो नगरी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में जो है उल्लेखित है, ऐसा कौन सा नगर है जो महाभारत में भी है और महाभाष्य में भी है? तो दोनों में है, तो ये है मध्यमिका। मध्यमिका जो कि नगरी, और नगरी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी लेखक मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में करके अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता और पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में चर्चा इसकी मिलती है। तो यूनान का राजा था मिनेंडर। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से है? तो अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो अलवर भरतपुर प्रांत है अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में। ठीक है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में है अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट है राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, कुषाण शक्ति को नष्ट करने में जो कौन सा जनपद सफल रहा? तो वो था योधेय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो योधेय जनपद था राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ भाग, ये भाग कहलाता था योधेय जनपद। बलशाली गणतंत्रीय कबीले सर्वाधिक गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के का विस्तार था। योधेय उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे और योधेय जो थे गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए थे। ठीक है, तो ये योधेय थे जिन्होंने कुषाण शक्ति का ह्रास किया था। ठीक है, अगला है राजस्थान में किस भाग में योधेय नामक गणतांत्रिक कबीले का शासन रहा? तो राजस्थान के उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं और बीकानेर का कुछ भाग, तो वहाँ पर योधेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योधेय प्रदेश कहा जाता था? तो हमने अभी पढ़ा है कि उत्तर जो भारत था उसके क्षेत्र, उत्तर राजस्थान का जो क्षेत्र था वो गंगानगर, तो गंगानगर को हम कहते हैं योधेय प्रदेश। अगला है राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी गणतांत्रिक जनजाति थी जिसके सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो थी योधेय जनजाति। अगला है प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? ये कॉमन क्वेश्चन है, तो बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला है, ठीक है, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। बीकानेर की स्थापना की थी राव बीकाने 1465 ईस्वी, याद रखनी है। पहले राती घाटी और बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जांगल के देश के नाम से जानी जाती थी। तो राती घाटी के नाम से भी इसी को जाना जाता था, ऊन का घर के नाम से भी इसी को जाना जाता था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? ठीक है,
तो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र जो था वो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, तो जांगल प्रदेश की व्याख्या देख लेते हैं। जांगल देश बीकानेर, नागौर और जोधपुर का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता था। बीकानेर, नागौर और जोधपुर इसका उत्तरी भाग। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर, राजस्थान का धातु नगर जिसको हम कहते थे, और इसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो अहिछत्रपुर कहाँ है वर्तमान में? नागौर में। अहिछत्रपुर जो है किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ये है नागौर जिले का प्राचीन नाम। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? ढूंढाड़, ढूंढाड़ जो था वो जयपुर का, तो जयपुर का प्राचीन नाम है ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। ढूंढाड़ जयपुर, सवाई माधोपुर और उत्तरी टोंक क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। ढूंढाड़ का क्षेत्र कौन सा था? जयपुर, सवाई माधोपुर और उत्तरी टोंक क्षेत्र। 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी रही है और इसका राजवंश कछवाहा कहलाता था। 1919 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी थी। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो किस क्षेत्र में है जयपुर शहर? तो ढूंढाड़ में है। तो जयपुर शहर किस में है? ढूंढाड़ में। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था, जम्बुक रण कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो जम्बुक रण के नाम से जाना जाता था केशोराय पाटन को। अगला है, तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। आश्रम पट्टन, आश्रम पट्टन जो है उसकी आधुनिक रूप से केशवराय पाटन जो है, इसको पहले जाना जाता था आश्रम पट्टन के नाम से। राजस्थान का उत्तर तोतार्दी क्या कहलाता है? उत्तर तोतार्दी, राजस्थान का उत्तर तोतार्दी कहलाता है गलताजी, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्षावाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? वर्षावाड़ा, वर्षावाड़ा जो था वो प्राचीन में नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में जो है अजमेर में स्थित है ये वर्षावाड़ा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जांगल प्रदेश बीकानेर से संबंधित है, अर्बुद सिरोही से है, सपाद लक्स सीकर और झुंझुनू से नहीं है। तो सपाद लक्स वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। सपाद लक्स का जो क्षेत्र है वो है जोधपुर, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है वो सपाद लक्स के नाम से जाना जाता था। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर, ये कौन से नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो ये है सिरोही का नाम। स से शरणवाही और स से सिरोही। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, जांगल प्रदेश बीकानेर सही है, मत्स्य देश अलवर और भरतपुर सही है, अर्बुद देश जालोर का नहीं होकर सिरोही का है, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्थितियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है? ठीक है, तो लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्थितियों में ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी जो है उस भाग से जोड़ती है। अब हम मध्यकालीन इतिहास पर आते हैं और इसमें राजवंश जो है उसके इंट्रोडक्शन के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो राजपूताना नाम सर्वप्रथम किया था किसने? 1800 ईस्वी में किया था जॉर्ज थॉमस ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपूताने के जॉर्ज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? जॉर्ज थॉमस, इनका नाम है राजपूताने के जॉर्ज फिरंगी के द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया।
कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कृति है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी। तो सर्वप्रथम जो है राजपूताना राजस्थान शब्द को किसमें काम लिया था, इनकी बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज, 1829 में ये प्रकाशित हुई थी। 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई इकाई नहीं थी। राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी आदित्य विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है इसका। स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। तो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में इनकी बुक में। और इसका जो प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी दित्य जो वसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया, तो हमने ये पढ़ लिया कर्नल टोड ने। अगला है अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान को अंग्रेजों के समय में जाना जाता था राजपूताना के नाम से। अगला है भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था, तो कौन सी अवधि तक राजपूतों का प्रभाव था, तो 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक राजपूतों का प्रभाव था। तो 7वीं से 12वीं तक के समूह को जो है स्मिथ के अनुसार राजपूत युग कहा जाता है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे, तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इसके प्रतिपादक थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न मत है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो अलग अलग ने अलग अलग मत दिए हैं। आबू पर भारतीय और देशीय उत्पत्ति की बात करें तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो और इसके समर्थक है नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो इन्होंने बताया है कि वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न हुए हैं राजपूत और इसके समर्थक कौन है, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, इनका नाम ध्यान रखना है। दूसरा है प्राचीन क्षत्रियों की संतान, ये किसने कहा है, GH ओझा और CV वैद्य। ठीक है, इन दोनों ने कहा है कि ये प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। सूर्य व चंद्रवंशी मत डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। और वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है, CV वैद्य ने। ठीक है, CV वैद्य ने इनको वैदिक आर्यों की संतान कहा है। ब्राह्मण वंशीय मत किसका है, डॉक्टर DR भंडारकर का और गोपीनाथ शर्मा का। इन्होंने ब्राह्मण वंशीय मत कि ये ब्राह्मण के वंश से है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ये है ब्रजदयाल चट्टोपाध्याय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया की उपज है राजपूत। और मिश्रित अवधारणा किसकी है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की। प्राचीन आदिम जातियों गोंड खोखर भर आदि के वंशज ये स्मिथ ने कहा है। और विदेशियों से उत्पत्ति ये कौन कह रहा है, शक सीथियन की संतान है, ये कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक कह रहे हैं कि शक और सीथियन की संतान है राजपूत। शक यूची गुर्जर हूण है ये, तो VS स्मिथ के अनुसार शक यूची गुर्जर हूण है। गुर्जर वंशीय मत किसका है, डॉक्टर DR भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ये गुर्जरों को श्वेत हूण मानते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि गुर्जर वंशीय है राजपूत। और यूची कुषाण जाति के वंशज ये अलेक्जेंडर कनिंगम ये मानते हैं यूची कुषाण जाति के वंशज है। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर ये मानते हैं कि ये जो है कुषाण जाति के वंशज है। अगला है निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है शक और सीथियन जाति के वंशज राजपूतों। नेक्स्ट है
ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसने जोड़ा, तो ये जोड़ा कनिंघम ने। ठीक है। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो हूणों की संतान बताया है वी ए स्मिथ ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार हुई है अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चहमान तथा परमार उत्पन्न किए। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है? तो कवि चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित मानता है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो मानता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? तो चंदेल जो थे इन्होंने अपना संबंध जो है अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। चौहान, चालुक्य, सोलंकी और परमार, ये 4 राजवंश पैदा हुए अग्निकुंड में से। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो सिसोदिया की नहीं हुई है, तीनों की हुई है। चौहान की हुई है, चालुक्य की हुई है, परमार की हुई है, सिसोदिया की नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे राजपूत प्रतिहार वंश।